आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है महाघपले का किंग। दरअसल मुल्क के दूसरे सबसे बड़े बैंकिंग घपले ने मुल्क का सियासी और समाजी दोनों मिजाज गरमा दिया है। एक तरफ जहां चाय पकौड़ों की दुकान पर महाघपले को लेकर के तरह तरह की बातों के बीच आम लोग बैंकों में जमा अपनी रकम को लेकर के फिक्रमंद नजर आ रहे हैं, तो मामले के सामने आने के बाद से ही मरकज की मोदी हुकूमत भी कुछ हद तक बैकफुट पर नजर आ रही है। जहां अपोजिशन इस महाघपले पर सरकार को घेर रहा है, तो वहीं सरकार घपले की शुरुआती साल को बुनियाद बना करके अपोजिशन को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन 2019 के आम इंतखाबात से पहले इतने बड़े घपले के उजागर होने पर अपोजिशन को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया है, क्योंकि यह महाघपला मौजूदा सरकार के दौरे इख्तिदार में न सिर्फ लगातार होता रहा, बल्कि घपले के असल मुजरिम नीरव मोदी को मुल्क के बाहर भागने से भी नहीं रोका जा सका। सवाल दोनों तरफ है कि घपले की शुरुआत कैसे हुई, उस वक्त किसने इसकी प्लानिंग को अमली जामा पहनाया। तो वहीं सवाल इधर भी है कि इख्तिदार में आने के बाद भी लगातार होती रही बदउनवानी को न सिर्फ भांपने में नाकाम रही मौजूदा हुकूमत, बल्कि घपले ने महाघपले की शक्ल इसी दौर में अख्तियार की। इसी पर है आज का मुद्दा। तो मुल्क के दूसरे सबसे बड़े बैंकिंग घपले के सामने आने के बाद सियासी माहौल में हलचल बढ़ गई है। सरकार और अपोजिशन जहां आमने सामने है और तेरा घपला और मेरा घपला का माहौल नजर आ रहा है, इन सब के बीच मुल्क की आवाम परेशान है और आवाम को ही दिक्कत हो रही है। लेकिन साथ ही 2019 इंतखाबात से पहले इस पर जंग होने की आसार भी बहुत तेज हो गए हैं। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। पंजाब नेशनल बैंक में मुल्क का अब तक का सबसे बड़ा बैंकिंग घपला हुआ है। इस घपले में नीरव मोदी का नाम सामने आया है। घपले में नाम सामने आने पर नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को खत लिखकर रकम अदा करने के लिए 6 महीने की मोहलत मांगी है। हालांकि ईडी ने नीरव मोदी के 9 ठिकानों पर छापे मारे हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने इसी हफ्ते बुध को कहा है कि बैंक की मुंबई में वाक़े ब्रीच कैंडी ब्रांच में 11,360 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक ने इस मामले में शामिल लोगों के नाम उजागर नहीं किए हैं, लेकिन बैंक ने इस बात को कबूल किया है कि इसमें बैंक मुलाजमीन और अकाउंट होल्डर्स की मिली भगत है। सबसे पहले हमने इसको डिस्क्लोजर नॉर्म्स के अंदर सेबी को भी बताया है। तो ये सब बातें हमारी क्लीन बैंकिंग, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव बैंकिंग, उसके अंतर्गत हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे बैंक के पास आकार भी है और क्षमताएं भी हैं इस समस्या से निपटने की। बैंक के एमडी सुनील मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि घपला 2011 से ही चल रहा था और इन 7 सालों में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया। अपोजिशन ने सवाल खड़े किए हैं कि हर ऑडिटर और हर जांच करने वाले की आंख के नीचे से हजारों करोड़ रुपए का बैंकिंग घपला कैसे छूट गया। क्या ये नहीं दिखाता कि कोई बड़ा आदमी इस घपले की पुष्टपनाही कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार का अब चाल चेहरा और चरित्र बन गया है। इस देश के 70 साल के सबसे बड़े बैंक लूट स्कैम के लिए जो मोदी सरकार की नाक के नीचे हुआ, कौन जिम्मेवार है। प्रधानमंत्री जी को इस पूरे मामले की जानकारी 26 जुलाई 2016 को दे दी गई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसका संज्ञान भी लिया है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर सभी अथॉरिटीज और मोदी सरकार क्या सोई पड़ी थी। और आइए अब जानते हैं कि कैसे इस घपले को अंजाम दिया गया और इसका इंकिशाफ कैसे हुआ। इस पूरे मामले की जड़ में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU शामिल है। ये एक तरह की गारंटी होती है जिसकी बुनियाद पर दूसरे बैंक खातेदार को पैसा मुहैया करा देते हैं। अब अगर खातेदार डिफॉल्ट करता है तो LOU मुहैया कराने वाले बैंक की ये जिम्मेदारी होती है कि वो मुताल्लिका बैंक को बकाये का भुगतान करे। जनवरी महीने में पहले के LOUs की मुद्दत कार खत्म हो गई और भारतीय बैंक की फॉरेन ब्रांच को कर्ज की रकम वापस नहीं मिली तो इस मामले से पर्दा उठा।
तब उन्होंने पीएनबी से राब्ता किया, जिसने बताया कि उन्हें फर्जीवाड़े से गारंटी दी गई थी। कैसे हो गया इतना बड़ा घपला और कमियां कहां थीं? पीएनबी में हर ट्रांजैक्शन की एंट्री पूरे बैंक में एक ही जगह थी, जो कि स्विफ्ट मैसेज, और ये मैसेज तो जा चुका था, लेकिन हर बैंक में हर स्विफ्ट ट्रांजैक्शन की एक कॉपी फाइल में उससे मुताल्लिक दस्तावेजों के साथ रखी जाती है। इसके साथ ही बैंक में दिन में स्विफ्ट से कितने मैसेज गए, इसका एक लॉग भी रखा जाता है। हर सिस्टम इस तरह का लॉग रिपोर्ट बनाता है। इसमें दो कमियां थीं। पहला ये कि कोर बैंकिंग के साथ जुड़ा नहीं था, और दूसरा ये कि रोज काम खत्म होने पर किसी अफसर को ये जांच करनी चाहिए कि दिन भर में क्या क्या ट्रांजैक्शन किए गए, जो कि शायद इस मामले में नहीं हुआ। स्विफ्ट सिस्टम कोर बैंकिंग से नहीं जुड़ा था तो कोई बात नहीं, अगर रोजाना लॉग की जांच भी हो जाती तो इस घपले को पहले ही दिन पकड़ा जा सकता था। और अब जानते हैं कि कौन कौन शामिल है इस घपले में। ये घपला मुबैना तौर पर ज्वेलर नीरव मोदी ने किया है। इस घपले में जेवरात की कई बड़ी कंपनियां मसलन गीतांजलि, गिन्नी और नक्षत्र जांच के दायरे में आ गई हैं। सीबीआई और ईडी उनकी मुख्तलिफ बैंकों से साठगांठ और रकम की जांच कर रहे हैं। इस बीच अपोजिशन ने सवाल खड़े किए हैं कि बैंकिंग में इतना बड़ा घपला कैसे हो गया और इस घपले की पुष्टपनाही कौन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल ये है कि सियासी तौर पर एक दूसरे पर इल्जाम तराशी हो रही है और मेरा घपला तेरा घपला जताने की कोशिश हो रही है, लेकिन मेरा घपला तेरा घपला में मुल्क परेशान हो रहा है। इन सब के साथ ही कहीं ना कहीं यह सवाल खड़ा हो रहा है कि महाघपले का जो जिम्मेदार है वो कौन है, यूपीए या एनडीए। लेकिन इन सब के साथ यह भी दिख रहा है कि 2019 की जो सियासी जंग है वो शायद एक तरीके से ये घपला उसकी एक बुनियाद पड़ चुकी है और इसी की बुनियाद पर 2019 के इंतखाबात लड़े जा सकते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए इस पर खास पैनल है, तमाम पहलुओं को उनसे समझने की कोशिश करेंगे। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 5 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के लीडर हैं अशोक ठाकुर साहब, जो कि बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। वहीं हमारे साथ कांग्रेस के लीडर मौजूद हैं घनेंद्र राणा जी, और इसके अलावा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, और सीनियर सहाफी हमारे साथ मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, और इसके अलावा बैंकिंग एक्सपर्ट है हमारे साथ अश्विनी राणा, जो कि इस वक्त भी मौजूदा दौर में भी बैंक में वर्किंग है, और वो इस बात को और ज्यादा तफसील से समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जो घपले की या फ्रॉड के बुनियाद में क्या है और किस तरीके से इसे अंजाम दिया गया। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में, और अश्विनी राणा जी, मैं आपसे ही बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं। ये जो घपला अंजाम दिया गया 2019 में शुरुआत हुई, इसका सियासी क्या मतलब है, किसने शुरू किया, कौन इसका जिम्मेदार है, इस पर ना जाते हुए मैं ये जरा समझना चाहूंगा, और हमारे तमाम जो नाजरीन हैं वो ये समझना चाहेंगे कि असल में इस फ्रॉड को अंजाम कैसे दिया गया। क्योंकि एक बार में तो ऐसा हुआ नहीं कि 1100 करोड़ रुपए निकाल लिए गए और कहीं से कुछ फ्रॉड हो गया, बल्कि एक सिस्टम डेवलप किया गया और वो लगातार चल रहा था और अभी भी चलता जब तक अगर ये पकड़ में नहीं आता। तो ये कैसे ये सिस्टम डेवलप हुआ, एक बात। दूसरी बात यह भी कि जो पीएनबी मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, क्या उसमें जिन लोगों के खाते हैं, जिन लोगों के पैसे हैं, वो महफूज हैं? यह बड़ा सवाल तमाम पीएनबी के अकाउंट होल्डर्स के लिए। देखिए, जो बात आपने कही कि ये घपला है और ये घपला कैसे हुआ, तो उसके बारे में मेरे कहने का है कि भाई एक तो कैसे हुआ उसकी तह तक जाने के लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ठीक है। लेकिन जो मोड ऑफ ऑपरेंडी रहा इसमें वो एक एलओयू जो जिसके ऊपर बात चल रही है। जनरली बैंक जो है अपने कस्टमर जो कि बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ऐसे कस्टमर को बाहर से बैंक के द्वारा लोन लेने के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देता है, जिसकी एवज में बाहर का जो बैंक है उस कस्टमर के लिए वो फॉरेन एक्सचेंज में जो एक लोन प्रोवाइड कराता है, और वो लोन जो है उस बैंक के नेस्ट्रो अकाउंट में वो फॉरेन एक्सचेंज के उसमें आ जाता है। नेस्ट्रो अकाउंट भी जरा समझा दी, क्योंकि नेस्ट्रो अकाउंट्स बहुत ज्यादा इस बारे में इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन असल में नेस्ट्रो अकाउंट होते क्या है?
वो एक फॉरेन एक्सचेंज का अकाउंट है जिसमें कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन होती है सारी वो पैसा उसी में आता है। अच्छा, वो एक मतलब एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। हाँ, एक प्लेटफॉर्म एस्क्रो अकाउंट रहता है। वो जिस बैंक ने LOU दिया है उस बैंक का अकाउंट रहता, उसमें वो पैसा आता। ठीक है। तो इन्होंने जो LOU दिया, अब क्या रहता है कि LOU जब जारी किया जाता है तो उसके एवज में उसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। वो सिक्योरिटी भी नहीं दी गई इन LOU में, यानी कि उसकी एक लिमिट, पहली शर्त है वो भी नहीं पूरी की। क्या है कि उसने लिमिट रहती है कि इतनी इसकी LC के अगेंस्ट लिमिट रहेगी, इतने तक का ये इंपोर्ट कर सकते हैं। तो कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो सिस्टम के थ्रू उन्होंने भेजे हैं, लेकिन कुछ सिस्टम को बाईपास करके जो डॉक्यूमेंट्स LOU के बाहर भेजे गए, उसका पैसा आया, उसका पैसा स्विफ्ट मैसेज के थ्रू वो उस बैंकर को जाना चाहिए था जब उसकी 90 डेज की डिमांड खत्म हो जाती है, लेकिन उस स्विफ्ट मैसेज को भी कहीं से टेम्पर करके वो कहीं और पैसा भेजा गया। अच्छा। तो इसलिए कह रहा हूं असलियत जो है वो जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती तब तक पता लगेगा। खड़ा किया गया, नेटवर्क खड़ा किया, नेटवर्क एक तरह से कहें तो खड़ा हुआ। वो इसलिए खड़ा हुआ कि ये सिस्टम फेल्यूर था, बैंक का जो सिस्टम तो था। क्या ये बैंकिंग अफसरान के इन्वॉल्वमेंट के बगैर हो सकता है? नहीं हो सकता। बैंक में जो लोग काम कर रहे थे वो और जो बारोवर है नीरव मोदी, मिली भगत, दोनों की मिली भगत है, और उसके कारण ही ये हुआ। अंडरस्टैंडिंग जो है उन लोगों के बीच हो गई, उनके बीच हो गई और उन्होंने उसको जो है अंजाम दिया, क्योंकि वो कहीं कमी थी, जिस कमी को उन्होंने भांपा और उसके थ्रू ये सारा उन्होंने करने की कोशिश की। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपने कहा कि क्या कस्टमर महफूज है, उनका धन महफूज है, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि बैंक के MD ने भी कहा है कि जो कस्टमर है हम ये सारा पैसा जिस बैंकों की देनदारी है वो देंगे, क्योंकि ये बैंकों की साख का सवाल है। तो और लेकिन वो पैसा देने के बाद भी जो कस्टमर है उनका पैसा भी सुरक्षित है। नहीं, लेकिन सर लोग जो है ना बहुत ज्यादा परेशान हैं, और मेरे खुद भी जानने वाले बहुत से लोग हैं, और सोशल मीडिया में भी इस वक्त दिख रहा है कि बहुत लोग PNB से अपना पूरा पैसा निकाल रहे हैं। क्या इस होड़ की या फिर इस हबड़-दबड़ की जरूरत है, या थोड़ा इत्मीनान रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। जो बैंक का टोटल डिपॉजिट है उसका ये 1% भी नहीं है ठीक पैसा, तो इसलिए उसमें घबराने की जरूरत नहीं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि सरकार की एजेंसी ED CBI इमीडिएट जो है एक्टिव हो गई। उन्होंने कल जो रेड्स की उसमें वो बहुत सी जो उसकी सिक्योरिटी 550 करोड़ रुपए तो कम से कम 5,000 से ज्यादा के जो भी एसेट्स थी वो सीज किए गए हैं, और भी चल रहा है। यानी वो रिकवरी तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद देखने की जरूरत है, ये रिकवरी तो हो जाएगी कि जो जिस सिस्टम के फेल्यूर के कारण ये हुआ है, बड़ा सवाल सिस्टम के फेल्योरिटी का है, उसको भी दुरुस्त करने की जरूरत है कि बाकी और बैंकों में या किसी भी जगह पर ऐसी सिस्टम फेल्योर के कारण इस प्रकार का कोई भी जो घोटाला है वो संभव ना हो, उसके लिए भी समझने की जरूरत है और उसको इंप्लीमेंट करने की। चलिए, कुछ और भी सवाल आते हैं, कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स मैं आपसे समझूंगा, लेकिन हमारे साथ बाकी और मेहमानों उनके पास जा रहा हूं। अशोक ठाकुर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं कि आखिर आपसे चूक कैसे हो गई, और मुल्क के प्रधान सेवक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वो ये कहते हैं कि वो चौकीदार हैं, लेकिन देखिए कई तरह की बातें हो रही हैं कि चौकीदार को थोड़ी नींद आ गई या फिर झपकी लग गई इसलिए वो लेकिन उड़ गए। बहुत सी बातें हो रही हैं। आप कैसे इस पर बचाव करेंगे कि आपके रहते, और बार बार आप ये कहते हैं कि बदउनवानी का एक भी इल्जाम नहीं लगा, इतना बड़ा बैंकिंग घोटाला होता है और उसके बाद जो उसका मुजरिम है वो मुल्क के बाहर चला जाता है? सर नहीं, सबसे पहले तो ये बात समझने की है कि ये घटना कब की है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और ये जब जो कुछ भी किया गया ये 2011 में किया गया। अब आप अगर इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो एक बैंक के कुछ कर्मचारियों ने उनके साथ मिलकर एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग उनको दे दिया, और उस अंडरटेकिंग देते समय जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए थे वो उसमें नहीं किए उन्होंने पूरे। अब क्योंकि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग चला गया और उसके बाद उस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के आधार पर वो लोन लेते रहे, लेकिन 2011 से लेकर अब तक जो है वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के साथ उनकी ट्रांजैक्शन चलती रही, इसलिए वो पकड़ में आने की संभावना नहीं थी उसमें। कितना भी समझदार अगर बैंक खुद भी अगर ट्राई करे, कोशिश करे, तो भी क्योंकि वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के बेस पर दूसरे बैंकों से ट्रांजैक्शन हो रही थी, उस बैंक के अंदर नहीं हो रही थी, इसलिए उसको सीधा पकड़ पाना इतना आसान नहीं था। ये अचानक जो है एक ट्रांजैक्शन लैप्स होने की वजह से ये बात सामने आई। ठीक है, लेकिन इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, और सरकार इसमें साधुवाद की पात्र है कि जैसे ही ये बात उनकी जानकारी में आई, आप देखिए कि तुरंत FIR हुई और तुरंत जो है
आज आप ये समझिए कि लगभग आधा पैसा जो है वो सरकार की एजेंसियों ने रिकवर भी कर लिया। सर वो तो उसका मेरा कहना यह है कि साथ में सरकार, एक मिनट, सरकार की जानकारी में आते ही बैंक के तरफ से जैसे ही ये मुद्दा उठा, आप एक्शन में आ गए। 0 टाइम में FIR हुई और तुरंत उसके ऊपर एक्शन हुआ। 50% ऑफ द मनी इज रिकवर्ड, क्योंकि ये तीसरे हफ्ते की घटना है, जनवरी की तीसरे चौथे हफ्ते की, और जो नीरव मोदी है वो पहले हफ्ते में विदेश जा चुके थे। इसलिए इसको लिंक करना, बात ये भी है ना सर कि इसकी जो पहली बार जब इसकी जानकारी आई थी वो साल 2016 में आई थी। शिकायत कहां पर आई थी? 15 में, 16 में, जो मेरी जानकारी, 15 में पीएमओ को, चलिए हाँ ठीक है, आप अपनी बात देखिए। जो मेरी जानकारी में सर, उस जो मेरे पास डिटेल्स है, मैं उस डिटेल्स के हिसाब से बोल रहा हूं। नहीं, क्या जानकारी आई थी कि शिकायत इसके बारे में आई थी, और अभी इसके बारे में और डिटेल हम ले भी लेंगे। लेकिन अगर 2016 में भी इस बारे में पहले शिकायत हुई तो क्या उसे नजरअंदाज किया गया, या फिर जैसा कि अपोजिशन आरोप लगा रहा है, इल्जाम लगा रहा है कि कहीं ना कहीं हिमायत थी और आंख जानबूझकर बंद की गई? एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि एक्शन फौरन लिया गया। सर तो एक्शन लिया गया, आप फौरन हरकत में आए, लेकिन उन सब के बीच में बाहर जाने का रास्ता क्यों खोल दिया गया? नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि वो पहले हफ्ते में चले गए थे। ये सारा मामला जो है वो जनवरी के चौथे हफ्ते का है, और उससे पहले नीरव मोदी देश से बाहर जा चुके थे। लेकिन उसके बावजूद सरकार की एजेंसियों ने, बहुत सी ऐसी सरकार की एजेंसियों ने, हम आम लोगों तक ना बहुत सी बातें जो है ना सर, मीडिया भी बहुत तेज है, बहुत काम करते हैं हम लोग, और बहुत कोशिश करते हैं कि जो लोग आवाम है उनके मफाद में काम करें। लेकिन फिर भी सर आप बोल रहे हैं कि तीसरे हफ्ते की, और देखिए अब हम फरवरी के दूसरे हफ्ते में हैं, तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गए। तो ये चीज देखिए कितने दिन बाद पता चल पाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पहले हफ्ते में पता चल गया, उसके बाद वो बाहर चले गए, उसके बाद ये बाहर ही तीसरे हफ्ते में आई? मैं जस्ट अ क्वेश्चन, मैं एक बात कर रहा हूं कि कहीं हो गया, इससे काम नहीं चलता है। अब आज कांग्रेस कह रही है 2016 में जानकारी में आया, वो उनकी जानकारी के साथ गणेश जी के 15 में नहीं, अब ये 15 नहीं, अभी ये 11 भी कहेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, क्योंकि 11 में इनके नेताओं की जानकारी में था। गणेश जी, मैं आपके पास और रिएक्शन के लिए, और राहुल गांधी नीरव मोदी की प्राइवेट पार्टी में गए, ऐसा भी आज सोशल मीडिया पर आ रहा है, और कांग्रेस के ही एक नेता के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के बड़े नेता इसमें शामिल थे, और उनकी मिली भगत से, उनके दबाव में, फिर तो दावोस भी आपको लेकर नहीं जाना चाहिए था। अब ये जांच की बात होने लगी कि सर, तो फिर सभी लोगों पर सवाल उठने लगते हैं। कांग्रेस के नेता, अब ये क्योंकि जांच आगे बढ़ेगी, तो कांग्रेस के किन किन लोगों ने इसमें उसकी मदद करी है, ये भी सामने आएगा। ये सवाल वाजिब है और इस पर जवाब चाहिए। और मैं अभी मैं बता रहा हूं, अभी इसके ऊपर जो कांग्रेस बार जो इस्तेमाल कर रही है नीरव मोदी का नाम, वो भी बताऊंगा। पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से सुनना चाहता हूं। ठीक है, जवाब मैं लूंगा, लेकिन मेरा सवाल भी आप उस पर रिएक्ट कीजिए घनेंद्र जी। लेकिन ये भी बात कि जो इसकी बुनियाद है ना सर, वो आपके दौरे इख्तिदार में पड़ी है। जो प्लानिंग हुई, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए, जो भी इसके अंदर मुलाजमीन थे वो इन्वॉल्व हुए, सब कुछ आपके ही दौरे इख्तिदार में हुआ। और बदउनवानी का आलम कहा जाता था, करप्शन की बातें कही जाती थी, उन्हीं में से एक ये भी तो नहीं? साउथ जी, आप पहले ये देखिए कि FIR जो हुई है वो किन एलओस के अगेंस्ट हुई है। ये वो वाले हैं जो फरवरी 2017 के बाद के हैं। फरवरी 2017 से, फरवरी 2017 से पहले जितने एलओयू थे उस पे किसी पे FIR नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि फरवरी 2017 से पहले अगर जो भी ट्रांजैक्शन चाहे 2011 से चल रही थी, वो बराबर लोन तो लिया। 11,000 करोड़ रुपए हैं, 11,000, मैं क्लियर करना चाह रहा हूं सर, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 11,000 करोड़ रुपए हैं, यानी कि LOU जो 2017 जनवरी से लेकर के अब तक के हैं, वो 11,000 करोड़ रुपए हैं। उससे पहले के पैसे को भी काउंट नहीं हुआ है। ये 11,000 करोड़ भी नहीं है, इसको भी गलत एस्टिमेट कर रहे हैं। आज फिर 24 घंटे के अंदर ये 11,000 करोड़ जो है 21,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। 30 बैंकों की और लिस्ट आई है जिनसे इन कंपनीज ने पैसा लेके नहीं चुकाया। चलिए, ये टोटल जो स्कैम है 24 घंटे में 11,000 करोड़ से 21,000 करोड़ हो गया। लेकिन सर इसमें आप कैसे बच जाते हैं? और अभी फिर डिटेल्स आने बाकी है। अभी आप नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, FIR का आप साल बता रहे हैं 2017, लेकिन आप कह रहे हैं पहली शिकायत 2015 में होती, फिर वो क्या शिकायत थी? साउथ जी, मतलब जिस सरकार के कार्यकाल में घोटाला पकड़ा गया और उसको ब्लेम कर रहे हैं, और जिस सरकार ने किया उसको बचाने की बात कर रहे हैं। जवाब अब
ये बहुत ही ठीक है गणेश जी, आप जवाब दिए। 2015 की बात फिर क्या कर रहे थे? फिर वो कौन सी शिकायत थी? मैं ये कह रहा हूं कि 2015 में एक कंप्लेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को गई और वही सेम कंप्लेंट सेबी को गई। एक शख्स थे, उन्होंने उनकी कंपनी ने दी और साफ साफ ये बोला कि भी ये जो लोग हैं निवास मोदी जी और जो उनके अंकल हैं, ये इसी तरीके का फ्रॉड कर रहे हैं और ये भाग सकते हैं। उसके बाद सेम उसकी कॉपी पीओएम में गई, ईडी में गई और जो अपना सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है वहां पे भी गई, साफियों में। उसके बाद भी ये लोग सो रहे। 2016 में एक और कंप्लेंट गई, फिर भी ये लोग सोए रहे। अब इंसिडेंट देखिए, 1 तारीख को निवास मोदी जाते हैं देश से बाहर, 2 तारीख को उनके चाचा चले जाते हैं, 4 तारीख को उनका पूरे का पूरा परिवार चला जाता है, 26 तारीख को वो दावोस में मोदी जी से मिलते हैं। तो सीरियल ऑफ एविडेंस आप एक सीरियल ऑफ एविडेंसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। 26 तारीख को वो मिलते हैं, 31 तारीख को एफआईआर होती है। आप उसकी कंटिन्यूसली देखिए। ठीक है 1 तारीख को उस पर भी जवाब ले लेंगे। देखिए लेकिन को निवास मोदी भागते हैं। हाँ, अशोक जी से ये भी पूछेंगे कि क्या उनको जवाब मिला। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, ये जो नजर आ रहा है इसको किस संदर्भ में, किस तनाज़ुर में देखना चाहिए असल में, कि आखिर ये जो बैंकिंग घोटाला हुआ, बात यहां पर हो गई कि किसके मत्थे फोड़ा जाए, किसके ठीकरे पड़ा जाए। देखिए, किसके मत्थे फोड़ा जाए तो जाहिर सी बात है, जो सरकार में मत्थे तो उसी के फूटेगा, चाहे फोड़ा किसी के सिर पे भी जाए। अच्छा। उसका कारण साफ तौर पर यह है कि जो बात हुई है कि 2011 से काम चल रहा था, जो पंजाब नेशनल बैंक ने भी लिस्ट सौंपी है वो 2011 की सौंपी ही नहीं है। उसने भी 2017 से लेकर 2018 तक की सौंपी है, जो भी लिस्ट सौंपी है इनमें घपले हुए हैं। जो एफआईआर लॉन्च हुई है, लुकआउट नोटिस जारी हुआ, वो भी इन्हीं के लिए हुआ है, उसके लिए नहीं हुआ है। और ये लुकआउट नोटिस जारी करने वाली भी सरकार की संस्था है, कांग्रेस या कोई सिस्टम था या नेटवर्क डेवलप हो गया था उससे पहले से ही तो है। ये उसी सिस्टम पर काम हो रहा है। वो ठीक बात है कि उसके बाद की चीजों पर ज्यादा ऐतराज है। सऊद साहब, ये जो सिस्टम है, ये जो बार-बार जो कहा जा रहा है डिजिटल इंडिया, ये उस डिजिटल इंडिया के भी दुष्परिणाम है। इससे भी आप जो है नजर रखिए थोड़ा सा। अच्छा, ये डिजिटली जो सब कुछ करने की होड़ चल रही है ना, ये उसके भी दुष्परिणाम है। आपका ईमेल रोज हैक होते हैं, ट्विटर के अकाउंट रोज हैक होते हैं, तो आप ये कैसे भरोसा कर सकते हैं कि जो है आपकी बैंक के अकाउंट से वो हैक नहीं होंगे या और सिस्टम हैक नहीं होंगे। अभी आपने जो है वो तैयारियां पूरी की नहीं है और आप इतनी तेजी से डिजिटल इंडिया की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, सब कुछ डिजिटल, ये उसके भी नुकसान हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन दूसरी बात जहां तक है कि सवाल ये कि कैसे गया और कौन गया, मैं सिर्फ 2-3 फैक्ट्स जो रखना चाहता हूं। भारत सरकार का एक कार्यक्रम हुआ था और पीआईबी की उसकी एक सूची है। सर थोड़ा शॉर्ट में ही चाह रहा हूं क्योंकि शॉर्ट फिर अजय सर के पास भी चला जाए। 5 नवंबर 2015 का एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, पीआईबी का वीडियो है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जो है मेहुल भाई का बाकायदा जिक्र कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। इसका मतलब परिचित थे। 22 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक दावोस में सम्मेलन था। 13 या 14 जनवरी की पीटीआई की रिलीज है कि प्रधानमंत्री 100 कारोबारियों के साथ जाएंगे। उन 100 कारोबारियों में बाकायदा नीरव मोदी का नाम है। 27 तक का कार्यक्रम है, 29 को लुकआउट नोटिस जारी होता है। जाहिर सी बात है कि 29 को जो है लुकआउट नोटिस जारी नहीं हो गया होगा, उसके पीछे सीबीआई ने पहले कुछ तैयारी भी की होगी, बिल्कुल है ना। जाहिर सी बात है कि 22 से पहले वो तैयारी हुई होगी, 5-7 दिन का समय लगा होगा। जिस तरीके का हमारे यहाँ सिस्टम है उसमें एक दिन में कोई चीज तैयार नहीं हो जाती है इतने बड़े पैमाने पर। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की 1 तारीख को नीरव मोदी जाता है, फिर मेहुल चोकसी 4 तारीख को चला जाता है, 6 तारीख को पूरा परिवार चला जाता है, ठीक है गणेश जी आ रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, जो सिस्टम का लीकेज है उसका फायदा उठाया। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार शामिल है, पहले स्पष्ट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार इसमें शामिल है, सरकार प्रोटेक्ट कर रही है तुम्हारे खिलाफ केस खुलने लेकिन वाले हैं, जिस तरीके से ये हुआ, जो पैसा लेके सर ये बात आ गई आपकी। गणेश जी अमलेंदु की बात पूरी आ जाए, ठीक है सर, यही निवास मोदी में हुआ, ये जवाब ले लूंगा सर। चलिए ठीक है, आप ये देखिए ना कि गणेश जी सर जो है, आप अगर आप सीरीज सर ठीक है सर, तो आपको लगेगा कि सरकार की तरफ से गणेंद्र जी बात तो आपकी आ गई ना, आपकी बात आ गई सर। उस पर हम कम से कम एक के बाद एक तो बढ़े, बीच में ही फिर वही बात दोहराने से कोई फायदा नहीं है। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे और डॉक्टर उपाध्याय मैं आपके पास ब्रेक के बाद फौरन पहुंचता हूं।
तो घोटाला किसके दौर में हुआ, कौन इसका जिम्मेदार है? इससे बड़ी बात तो यह है कि घोटाला हुआ और टैक्स पेयर्स का इतना पैसा डूब रहा है, क्या वो रिकवर होगा? ये तमाम सवाल जो आम आवाम है उसके जहन में चल रहा है। सियासी लड़ाई तो शुरू हो चुकी है और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी भी चल रही है। इसका अंजाम क्या होगा और क्या 2019 का इंतखाब इसी पर लड़ा जाएगा और इसी पे शय और मात होगी? ये तमाम तरह की बातें इस वक्त तैर रही हैं और इस पर हम जरा तफसील से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रोफेसर अजय उपाध्याय, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं और यही बात कि 2019 का जो सियासी एक जंग है उसकी क्या अब इसी के ऊपर लड़ी जाएगी और यही जो है शय और मात का जो है एक तरीके से फैसला करने वाला मामला बन जाएगा? क्योंकि महाघपला तो हुआ, अब जो इसको साबित कर दे कि कौन जिम्मेदार, उसके पाले में गेंद। देखिए, सिर्फ ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। भारतीय लोकतंत्र के लिए एक विडंबना कही जाएगी कि आज जिस तरह से राजनीतिक सूचिता का परिचय सभी लोगों को देना चाहिए, आप देख रहे हैं जैसे एक पार्टी डेट गिना रही है, दूसरी पार्टी कह रही है कि नहीं इस डेट से, नहीं उस डेट से। ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये घोटाला इस देश के आम जनता की गाढ़ी कमाई का है। और आम जनता की गाढ़ी कमाई के लिए हम सबको, जो राजनीतिक तंत्र है इस देश की, राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अधीन आर्थिक व्यवस्था आती है, उस व्यवस्था पर कहीं ना कहीं प्रश्न हुआ है और उसके कारण लोगों का भरोसा बैंकिंग सिस्टम से उठेगा। मेरा मानना है कि ये राजनीतिक भरोसे, राजनीतिक सूचिता को स्थापित करने की जरूरत थी। आज ज्यादा अच्छा लगता कि राजनीतिक हठधर्मिता को छोड़कर, तो जैसा कि एक दल निश्चित तौर पे यदि आप किसी भी जिले में, सामान्य सी बात है, यदि कोई चोरी ना हो जाता कि जो भी इसमें आगे बढ़ता कहीं उड़ता तीर तो नहीं ले लेता। नहीं, देखिए कहीं भी चोरी होती है और चोर पकड़ा जाता है तो इससे चोरी नहीं हुई ये साबित नहीं होता। कोर्ट में उसके लिए प्रावधान है और उसके लिए सजा होती है। और जिस जिले में चोरी होती है उस जिले के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को उसके लिए जिम्मेवार माना जाता है। आज यदि देश में इस तरह की कोई बात हुई है, चाहे पहले से आ रही थी या 10 साल बाद होगी, जो होगी उस पर फिर कार्रवाई होगी। आज जो वर्तमान व्यवस्था है उसको ये ईमानदारी तब ज्यादा दिखती कि स्वीकारी जाती कि हाँ भाई मेरे रिजीम में ये घटना पकड़ी गई लेकिन हुई है, ठीक है, उसकी कार्रवाई होगी। ये क्रेडिट तो लिया जा रहा है लेकिन ये बताने की कोशिश की जा रही कि हमने नहीं शुरू किया, शुरू किसी और ने किया, पकड़ा हमने। शुरू तो ना तो कांग्रेस ने की ना भाजपा ने की, ये शुरू नीरव मोदी ने की और नीरव मोदी के द्वारा जो तंत्र पैदा किया गया उसमें बैंकर्स हैं, उसमें देश के और भी बड़े बड़े दलाल हैं, उन दलालों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सजा ऐसी होनी चाहिए कि आने वाले समय में देश की गाढ़ी कमाई, जनता की जो टैक्स की पे कमाई है उस पर कोई आंख दिखाने का प्रयास न करे। लेकिन यह तब होगा जो सरकार इसी भरोसे पे देश में आई कि न खाएंगे न खाने देंगे। आज लोग खा भी रहे हैं, खाने देने की बात मैं नहीं कहता, प्राइम मिनिस्टर की बात, लेकिन भाजपा के यहां पे प्रवक्ता है, कांग्रेस के भी प्रवक्ता को मैंने सुना, आप दोनों लोग डेट सिर्फ बना रहे हैं, दिन लोगों को नहीं चाहिए। ये क्या तारीखों का खेल है? इस पर सर जवाब लेंगे और अच्छे दिन कब आएंगे? एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते इसका सियासी असर क्या देख रहे हैं आप कि क्या 2019 का जो सियासी जंग है क्या इसी पर नहीं लड़ी जाएगी? और जिसने दूसरे वाले को इल्जाम जिसके ऊपर फोड़ दिया या फिर उसको साबित कर दिया, कहीं ना कहीं वो विन विन की सिचुएशन में होगा और फिर इसको भुनाएगा इंतखाबात में। सोच साहब, ठीक है कि भ्रष्टाचार इस देश में एक मुद्दा रहा है और कई चुनाव लड़े भी गए हैं, लेकिन चुनाव की जो अब प्रक्रिया बदली है जिसमें बहुत सारे भावनात्मक मुद्दे भी इस देश में इस बार खड़े होंगे और उसमें एक छोटा मुद्दा यह भी रहेगा, क्योंकि चुनाव के समय तक बहुत सारी परिस्थितियां और भी बदलेंगी और भी नई चीजें आएंगी और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से जो बहुत सारे मुद्दे नेपथ्य में है वो मेन स्ट्रीम में आएंगे, जैसे मस्जिद का मुद्दा, मंदिर का मुद्दा, ट्रिपल तलाक का मुद्दा कुछ दिन चला, शहादत का मुद्दा चलेगा, शहादत का मुद्दा चलेगा, सीमा की सुरक्षा का मुद्दा होगा और उसमें भी बहुत बड़ी बात है, राजनीतिक संस्कृतियों का मुद्दा होगा। उसमें एक मुद्दा ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा आज भी अभी भी मानना है कि बेशक ये चुनावी मुद्दा ना हो, लेकिन ये देश के आम जनता के लिए बहुत ठीक है। सर, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने कही और मैं जरा रिएक्शन लूंगा सियासी जो लीडरान है उनसे, लेकिन अश्विनी राणा जी मैं ये जरा समझना चाह रहा हूं कि जैसे बात कही गई, आपने भी समझाया कि किस तरीके से इस नेटवर्क को शुरू किया गया और कैसे पहली जो शर्त है, जो सिक्योरिटी के पैसे थे वो भी नहीं दिए गए, लेकिन क्या जो ये शर्त है वो LOU जो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती हैं, क्या ये सिर्फ और सिर्फ हवा में लेन देन चलता रहता है या फिर वक्त वक्त पर इसकी अदायगी करनी होती है? और
टाइम टू टाइम अदायगी करके ही एलओयूज की जो टर्म्स हैं या फिर उसकी जो डेट्स हैं वो आगे बढ़ती हैं, एक बात। और दूसरी बात ये भी कि जो इसमें सियासी जो इन्वॉल्वमेंट की बात कही जा रही है सर, क्या वाकई कोई मुल्क की सियासी पार्टी या फिर कोई सियासी लीडर इसमें इन्वॉल्व होगा तभी ऐसे फ्रॉड को अंजाम दिया जा सकता है, या फिर कुछ एक टॉप जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या ऑफिसर्स हैं बैंक के उनको साथ में लिया जाए और एक साथ नेटवर्क डेवलप करके किया जा सकता है और कोई भी सरकार हो उसके आंख में धूल झोंका जा सकता है? क्या यहां पे यही हुआ है? देखिए, जैसे पहले कहा कि आपने कि क्या वो सब हवा में था, हवा में नहीं था, वो सिस्टम में था। मैंने बताया जो सिस्टम में रहते हैं, जो उसकी एक क्रेडिट लिमिट एलसी की रहती है, उसमें उसकी एक लिमिट फिक्स रहती है कि इतने का इंपोर्ट कर सकते हैं, इतने तक का आपको बाहर से लोन ले सकते हैं। ठीक है, वो सिस्टम में रहेगा। अगर उससे ज्यादा का वो सिस्टम में डालेगा एलओयू को, तो एलओयू जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा, वो परमिट नहीं किया। ये लेकिन सर, जो किया गया ये सिस्टम अदायगी का क्या तरीका है? क्योंकि आपने एक बार लिया लोन तो उसके बाद उसे आपको देना भी होगा, तभी तो नेक्स्ट लोन लेंगे, क्योंकि इसमें कई लोन्स लिए गए। क्या है कि वो सिस्टम से बाहर जो किए गए, जो सिस्टम में किया गया वो तो सिस्टम में आता रहा, जो सिस्टम से बाहर भी किया गया, हुए, यानी कि ये चीज मुझे नहीं पता। उसका पैसा, वो जो फॉरेन बैंक से उसका लोन था वो भी आया उसके नेस्ट्रो अकाउंट में। अब नेस्ट्रो अकाउंट से जब वो जाना है, वो थ्रू स्विफ्ट जाना है, वो मैं तभी कह रहा हूं ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता लगेगा कि क्या क्या हुआ। तो उसमें क्या है, उस स्विफ्ट मैसेज को उसमें अल्टर किया गया, उस जो एक्सपोर्टर था वहां का, उसको भेजने की जगह वो पैसा कहीं और चला गया। लेकिन ये घूमता, ये देनदार को ना जाकर कहीं और दिया। हाँ, ये टोपियां जो घूम रही थी, ये जब वो आदमी रिटायर हो गया, दूसरा आया और उसने कहा कि बिना सिक्योरिटी के मैं नहीं करूंगा, तो ये जो सारा चल रहा था वो सामने आया। तो सर, लेकिन तो ये टोपियां घूम रही थी। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने पकड़ लिया। देखिए, क्या वो इतनी क्रेडिट जो लेने की बात हो रही है उतनी देना चाहिए गवर्नमेंट को, या फिर जो आप अधिकारी की बात कर रहे हैं उसको क्रेडिट जाता है? बिल्कुल क्रेडिट उसको जाता है। इसमें आरबीआई भी क्वेश्चन में है, क्योंकि जितनी भी फॉरेन की ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो स्विफ्ट की हो या नेस्ट्रो की हो, वो सारी एक रेगुलर इंटरवल पे रिजर्व बैंक के पास जाती हैं। ठीक है, उसको भी उसको मॉनिटर करना होता है। उसने वो नहीं किया। ऑडिटर ने उसको क्या देखा, बैंक के बोर्ड पे जो लोग थे 11 से वो क्या चल रहा था। अभी कांग्रेस के और बीजेपी के प्रवक्ता मुझे लगता है कि आपस में लड़के ये बैंकिंग का जो सिस्टम बर्बाद किया है, मुझे लगता है कांग्रेस के टाइम पर जो पॉलिटिकली इन बैंकों को यूज किया गया नेशनलाइजेशन के, उस कारण से ये बैंकों में कहीं ना कहीं गड़बड़ आई। उनके बोर्ड में ऐसे लोग गए जिन्होंने उसका मिसयूज किया, उसके कारण से ये पॉलिटिकल लोगों ने ऐसे बिजनेसमैन को शेल्टर दिया और उसके कारण से एम्प्लॉइज को उन्होंने यूज किया। लेकिन कुल मिला के मैं कहता हूं कि फिर भी इन दोनों दलों के पॉलिटिकल लोगों से कहता हूं कि आज ये जो क्रेडिबिलिटी है बैंकों की, उसको हमें बचाने की जरूरत है, ताकि तो सर, लेकिन बड़ी खूबसूरत बात यह है जो आपने समझाई कि 1000 करप्ट कोई बीच में एक ईमानदार आता है और इतना बड़ा घोटाला और घपला और फ्रॉड सामने आ जाता है। 1000 करप्ट नहीं है, करप्ट एक ही है। हाँ। लेकिन एक ही या दो आदमी कर रहे थे, लेकिन बदनाम हम हो जाते हैं और पकड़ा भी एक ही। इसमें एक बड़ा टीम रहा होगा, ऐसा नहीं है कि मैं समझ रहा हूं नीरव मोदी का है, इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल संरक्षण मिले होंगे उसको, तब इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। ठीक है, लेकिन अशोक ठाकुर कनेक्शन किनसे जो क्रेडिट आप ले रहे हैं उतना क्रेडिट भी आपको नहीं जाता जितना क्रेडिट आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, गणेंद्र जी भी ये कह रहे हैं कि बातें जो कही जा रही हैं या 2011 की बात की जा रही है, असल में पिक्चर में 2011, 12, 13 तो आई नहीं है, 2017 से तो शुरू होता मामला, जो 11,000 करोड़ की बात हो रही है और अब 21,000 करोड़ बाकी बैंकों का मिलाकर हो रहा है। नहीं, इसको पहले समझने की जरूरत है। आप ये देखिए कि ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग किस साल में दिया गया और वो जो लिमिट अलाउ की गई वो किस वर्ष में की गई, वो 2011 में की गई। अर्थात जो सबसे बात इसमें एक ये जो सिस्टम से सिर्फ मैसेजेस आते रहे वहां तक तो ठीक, लेकिन जब कहीं और डाइवर्ट किया गया, मैं गणेंद्र जी आ रहा हूं सर, खराब हो जाएगी, मुझे पता नहीं है, पॉइंट ले रहा हूं, गलत बात मत रखो, ये तो गलत बात मत रखो, पॉइंट भी गलत बात मत रखो। आज स्विफ्ट मैसेजिंग जो है, ठीक है सर, ठीक है, मैं पहले अपनी उसी बात क्लियर कर रहा हूं, अशोक जी से मैं वही क्लियर कर रहा हूं, मैं पहले अपनी पूरी बात रख लेता हूं। ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग गलत बात मत रखना, 2011 में जारी किया गया। बिल्कुल झूठ। एक मिनट, उस समय जो डॉक्यूमेंट 2011 से लेके 16 तक, 17 में ये चीज सामने, 16 तक सारी ट्रांजेक्शन स्मूथ चल रही थी।
2017 तो फिर वो कंप्लेंट जो आप कह रहे हो, कंप्लेंट की, वो कंप्लेंट किसकी की आपने? कंप्लेंट वो फिर किसकी की? जब ठीक चल रही थी कंप्लेंट कहां से हो गई वो? सर उस टाइम कंप्लेंट गई थी राणा जी, लेकिन उस टाइम ये फ्रॉड नहीं था। नहीं, तो फिर किस चीज की कंप्लेंट गई वो? जब फ्रॉड नहीं था तो कंप्लेंट कहां से देखो, जो ईडी ने और सीबीआई ने केस पहले पता चल गया था ऐसा होने वाला है। जो सीडीआई इसलिए आप भी गलत मत बताओ ना, उसको गलत पिक्चर मत बताओ। ये 2011 से ही चल रहा था और उसमें बहुत लोग शामिल थे। चोरी नहीं की, उसको चोर कहना भी तो गलत है। इसको समझिए, झूठ को जोर जोर से कहने से वो सच्चाई नहीं हो जाती। आदमी ने शिकायत की, उसने बाकायदा इनसे पहले एक डील की थी 25 करोड़ की, और जब वो उसने अपना पैसा मांगा, इन लोगों ने उससे मिलने से मना कर दिया दोनों ने, नीरव मोदी और उसका नाम था वैभव खुरानिया, उसकी कंपनी का नाम है RM पॉइंट इंपॉर्टेंट आ रहा है। जब नहीं हुआ मैं ये पॉइंट ले लूं जल्दी से। अमरेंदु जी जो बात कह रहे हैं वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेरी बात उन्होंने पूरी नहीं हुई, पहले मेरी बात आपके पास आ ही रहा हूं बस। तब उसने इसकी सारी इनकी बैलेंस शीट वगैरह अच्छा, उसको तब शक हुआ कि ऐसा हो सकता है। तब उसने जब देखा तो उसने पकड़ा। ठीक है अशोक जी, ठीक है, मैं बात तो ठाकुर साहब खुद बैंकर हैं, इसलिए आप बैठकर बोल रहे हैं। अगर बेसलेस बात नहीं, मैं बैंकर हूं और बैठकर बोल रहा हूं। आपकी कौन सुनेगा? दिक्कत ये है कि जब आरओसी ने उस फाइल को बंद कर दिया, कुछ नहीं पाया। आप पहले आप जोर से चिल्लाने से आपकी बात सही हो जाएगी। बात आ जाए, आप मेरी बात कहने दें। आप मेरी बात को इसलिए दबाना चाह रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ या ठीक बोल रहा हूँ? अपनी बात रखिए, आप मेरी बात सुनिए पहले। बात रखिए, आप रखिए। 2011 के अंदर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया गया, जब वहां पर कंडीशंस थी उनको पूरा नहीं किया गया, उस समय किसी न किसी ने दबाव डालकर यह काम कराया होगा, लेकिन वो अधिकारी लगातार उस कुर्सी पर बैठा था और वो उसको दबाता रहा। और क्योंकि ये जो कंप्लेंट्स की बात कर रहे हैं, कहीं पर भी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की कंप्लेंट नहीं हुई है। वो दो कंपनियों के बीच में जो गड़बड़ हुई उसकी कंप्लेंट की गई है। ये नहीं कहा गया कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की गड़बड़ है। एक मिनट, एफआईआर पढ़ लो। अरे एफआईआर सीबीआई ने अब करी है। आप सीबीआई की एफआईआर पढ़ लो, आप ईडी की एफआईआर पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। आपने ज्यादा पढ़ ली, मैंने नहीं पढ़ी। आपको पता नहीं हुआ। आप मुझे कहने देना मेरी बात, आपको पता ही नहीं हुआ। आप इसका जवाब देना मेरी बात का। मैं कह रहा हूं एफआईआर पढ़ लो अपनी। आप जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट करी उसने किस एवज में कंप्लेंट करी, इसका भी आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। उसने कहीं भी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की बात नहीं करी। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के आधार पर बैंकों से लोग कंप्लेंट करी कि ये फ्रॉड कंपनी है, फ्रॉड कर रही है, बैंकों का पैसा खा रही है। अरे मेरे भाई लेके भाग जाएंगे ये लोग। ये कंप्लेंट में था, नहीं अभी पीएमओ में गई। पीएमओ के पास ये कंप्लेंट 2015 से पेंडिंग थी, 2016 में पता चला। ये ईडी के पास कंप्लेंट थी, सेबी के पास कंप्लेंट थी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के पास कंप्लेंट थी, आपके पास क्या? ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास कंप्लेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के पास कंप्लेंट थी। ठीक है, अब उनकी बात भी ले ले, देखते हैं। नीरव मोदी दुनिया के 84वें नंबर के अमीर व्यक्ति गिने जाते हैं। आप लोगों ने बनाया? एक मिनट, अरे भैया आज थोड़ी पैदा हुआ, बीजेपी के आने के बाद करोड़पति हो गए। आप लोगों ने बनाया 2012-13 की सारे मोदी आपके हैं। सीरीज ऑफ मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी। भैया राहुल गांधी के साथ भी हो, ये बहुत बेशर्मी है साहब। आप ये देखिए मोदी है, मैं आपको दिखा रहा हूं, भाग जाएगा 2020 देश के सामने बता रहा हूँ। दो भाग गए, तीसरा भी भाग जाएगा 2020 में। कुमार बाड्रा 2019 में तीसरा मोदी भी भाग जाएगा। पैसा लेके भाग गए हैं, तीसरा भी भाग जाएगा। अनूप कुमार भगा दिए, तीसरा को जनता भगा देगी। अनूप कुमार बाड्रा who claims himself is a relative of Robert Vadra, he is a director। सरकार ने भगा दिया। एक मिनट, तीसरा को जनता भगा देगी। मैं अभी देश के सामने रख रहा हूँ। मोदी जो सीरीज है ना, मोदी स्कैम, मोदी लूट, ये आप लोगों के शेल्टर में चली है। ये जो हम सरकार पे ब्लेम कर रहे हैं, ये 4 साल का सरकार सोई हुई है, देश में लगातार लूट मची हुई है। कभी नरेंद्र मोदी पैसा लेके भाग रहा है, कभी विजय माल्या पैसे लेके भाग रहा है, कभी नीरज मोदी क्या आयाम है, उसका क्या असर है, क्या उसका लोगों पर सिस्टम पर क्या होगा चाहते हैं। की बातें देश के लोग नहीं सुनना चाहते हैं। की बात पर और पचड़े में ज्यादा पड़ेंगे भी नहीं। आप नीरव मोदी की बात कर रहे हैं,
पर जा रहे हैं। घोटाले में क्या होगा? ठीक, कि जो प्राइम मिनिस्टर अपने किसी रिश्तेदार को अपने दफ्तर में घुसने नहीं देता, ये एक मोदी दावोस लेके जाता है, कांग्रेस को शर्मानी चाहिए इस बात को, प्लेन में बिठा के ले जाता है, होने से किसी के साथ जोड़ना प्लेन में बिठा के शर्मनाक है। ललित मोदी को शर्मनाक है, छोड़ के आते हो, केवल उसका नाम मोदी हो गया इसलिए आप उसका प्राइम मिनिस्टर जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ये शर्मनाक है। ठीक है, ठीक है, दोपतियों के साथ। चलिए ठीक है, मुझे ब्रेक पर जा रहा हूं, ब्रेक से लौटते और बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। लोग इस तरह से बात करते हैं। तो चलिए मुल्क के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले पर बात कर रहे हैं। इस पर सियासी गर्मी भी एक तरीके से बढ़ चुकी है, तो वहीं समाजी सतह पर भी इसको लेकर के बहुत तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन इसके जो तमाम पहलू हैं उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है और राणा साहब मैं एक बार फिर आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए अब हम जरा ऑप्शंस की बात कर ले, क्योंकि देखिए चोरी तो हुई, फ्रॉड तो हुआ, घपला तो हुआ, इससे किसी को इनकार नहीं है। तारीख क्या थी, चलिए तारीखों में सियासी पार्टियां उलझाती रहे, लेकिन बैंक्स के पास क्या ऑप्शन है। नीरव मोदी ने 6 महीने की मोहलत मांगी है, इधर उनका लगातार उनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, कुछ रिकवरीज हो रही हैं, पासपोर्ट रद्द हो चुका है, लेकिन आगे क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं और रिकवरी के ऑप्शंस हैं क्या? देखिए पंजाब नेशनल बैंक को उन बैंकों का जो पैसा है वो तो तुरंत देना है, क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी का सवाल है और वो पैसा बैंक वो कहां से देगा सर? बैंक अपने सिस्टम में देगा जो उसके पास पैसा है। जैसा आपने बताया कि पूरा जो पैसा उसमें 1% है, इसलिए वो दे देगा। लेकिन इसका कस्टमर का पैसा, बैंक का कोई पैसा नहीं। ठीक ठीक सर, वो उसी चीज को समझा का पैसा उसमें से जाएगा। आप ये जो पॉलिटिशियन वाली बात जो है मत करो। अगर वो समझना चाहते हैं तो आप जब आपको टाइम मिलेगा आप बोलो। आप इससे जो है राजनीतिक चर्चा नहीं है। जो नाज़रीन है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, उनको क्लियर मैसेज जाना चाहिए। राणा सर, तो पंजाब नेशनल बैंक चाहे सरकार से लोन लेगा, जो भी करेगा वो उन बैंकों का जिनकी जिम्मेदारी है वो देगा। ठीक है। कल से ईडी जो है वो रेड कर रहा है, उसकी बहुत सारी एसेट्स को जो है कब्जा किया गया है, जो उनके डायमंड्स वगैरह भी लिए गए, जो भी लिया सीज गया है, और भी प्रॉपर्टी। कम से कम सरकार का ये वेलकम स्टेप भी कहना चाहिए कि इमीडिएट एक्शन में आई है। ये नहीं कि भाई वो भाग गया, अब भागा या नहीं भागा, पहले चला गया वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन सरकार और एजेंसियां एक्शन में आई हैं, उसके जो चीजें हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। चलिए, तो इसलिए वो उसकी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन मेरा ये कहना है, फिर बार बार कहता हूं कि हम ये पॉलिटिकल जो हम एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं उससे हमें ज्यादा जरूरत है कि रूट कॉज में जाकर के उसका सॉल्यूशन पर जाना चाहिए और दोनों को मिलकर करना चाहिए, ना हो वो दोबारा ना हो। लेकिन सर यही तो बात है कि दोनों एक दूसरे पर ही ठीकरा फोड़ेंगे, मिलेंगी कहां, यही तो दिक्कत है। लेकिन अजय सर ये बताइए कि ये तमाम तरह की बातें तो हो रही हैं, लेकिन जो इस वक्त ये मामला सामने आ चुका है, रिकवरी हो रही है, लेकिन क्या गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन है कि वो पूरा पैसा अदा कर दे? क्योंकि यहां पर क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है, लेकिन गवर्नमेंट का क्या ये वाकई वेलकम स्टेप है? देखिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को करना भी चाहिए। मैं सर ये पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि देखिए सवाल ये उठ रहा है कि लगातार जो नीरव मोदी उसके रिश्तेदार गए, एक के बाद एक डेट गिनाई जा रही है, एक सीक्वेंस ऑफ एविडेंस बताया जा रहा है कि बकायदा प्लान्ड वे में उन्हें बाहर भेजा गया, उसके बाद प्लान्ड वे में एफआईआर की गई क्योंकि पहले से सब तैयारी हो रही थी। क्या आप भी देख पा रहे हैं ऐसा क्या जो बात कही जा रही है? सामान्य जो प्रक्रिया है और सामान्य जो पर्सपेक्टिव है, आम लोगों की जो सोच है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें सरकार संदेह के घेरे में है कि वो व्यक्ति जो इतना बड़ा घोटाला पिछले 2-2.5 वर्षों से इस देश में करता रहा, बिना संरक्षण का तो किया नहीं है। बैंकिंग और पॉलिटिकल, आप सुन लें, आप उसके बाद आप बोलेंगे। आपके समय में नहीं बोलूंगा, आपके समय ठाकुर जी देखिए यही दिक्कत हो रही है, आपके समय नहीं बोलूंगा, वो बोलने लग रहे हैं, नहीं बोलना देना चाहते हैं आप क्या कहीं जा रही है तो सर इन्होंने बोला कि नॉर्मल पर्सपेक्टिव बन रहा है, ये बात कह रहे हैं। ठीक है, ये हमारी सोच नहीं है और देश की सोच आप व्यक्तिगत तौर पर नहीं बदल सकते। ठीक है, जहां तक बात है कि सरकार कार्रवाई कर रही है, ये वेलकम स्टेप है, सरकार को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, अपनी विश्वसनीयता बचानी है। तो साथ में बचाने के लिए भी तो करना पड़ेगा। देश की बैंकिंग सिस्टम में अभी तो ये पीएनबी की बात आई है, अभी तो देखना होगा जिस तरह से एनपीए, जितना बड़ा घोटाला, ये 7,500 करोड़ रुपए का इस देश में एनपीए हो गया है पिछले 4 वर्षों में, 3 वर्षों में। पहले 2,500 लाख करोड़ का था, अब 7.5 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। इस घोटाले के पीछे भी कहीं ना कहीं और भी बैंकिंग, लेकिन दिक्कत ये होती है सर कि ऐसे जो फ्रॉड करने वाले हैं
बड़ी आसानी से पहले बाहर चले जाते हैं, उसके बाद फ्रॉड सामने आता है, या सामने आता भी है तब भी वो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। एक उनके लिए एक पाइपलाइन बना दी जाती है कि भाई इस रास्ते से चले जाओ। सेफ जोन कैसे हो जाता है? सौ साहब, बड़ा दुखद है, इस देश में यदि कोई किसान 10,000 रुपए का लोन लेता है और यदि लोन नहीं चुकाता है, या मध्यम वर्गीय परिवार जैसे हमारे जैसे आपके जैसे लोग, ये जरूरी, यदि एक घर लेते हैं और घर का ईएमआई नहीं चुकता है तो बैंक के लोग आ जाते हैं, बैंक की 5 नोटिस आती है, उस पर कार्रवाई होती है, उसकी संपत्ति को सील की जाती है। और इतने बड़े बड़े फ्रॉडर इस देश में घूम रहे हैं, उस पर सरकार कोई कार्रवाई उस लेवल पर नहीं कर पा रही है। पैसा यहीं से लेकर बाहर चले जा रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, पहले भी पुरानी सरकारों में भी हुए और अभी भी हो रहे हैं। अंतर यह है कि पुरानी सरकार उसको स्वीकारती थी, आज की सरकार में हठधर्मिता होती जा रही है। ये नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल स्वीकारना 100% सहमत हूं अजय जी से। ये सरकार पूरी तरीके से हठधर्मिता पे उतरी है। अरे भाई आपसे गलती है, ये कहा जा रहा है कि गलती है, आपके टाइम में चोरी होगी तो आप ही के टाइम में चोरी पकड़ना, FIR करना, उससे 15 दिन के अंदर उसका आधा पैसा रिकवर करना गलती है। अच्छा, भाग गया, इस देश को छोड़ के भाग गया। नहीं, कौन रिकवरी कर लिया? कौन नहीं जाएगा? क्या रिकवरी कर लिया? अपने देश से बाहर कर लिया। FIR होने के बाद क्या FIR किया है? पकड़ के लिए उसको रोकिए, वो चला गया था। क्या आप सिंगापुर में उसकी प्रॉपर्टी है? नहीं, उसको आप अरेस्ट करें। जाइए सिंगापुर में, उसकी सबसे बड़ी टावर है, आप जाइए सिंगापुर में, नीरव मोदी के प्रॉपर्टी को आप करिए। कितनी रिकवरी भाई चला गया तब आप रेड कर रहे हैं। नहीं, इससे हो जाएगी। किसके? आपकी सरकार का काम था कि हम लोग करते हैं, हमारी सरकार का काम मीडिया के लोग करेंगे, चली गई। ठीक है सर, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन राणा साहब, मैं फाइनल कमेंट के तौर पर आपसे आना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई रूट कॉज जो है उस पर बात हो रही है? अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये कोशिश कर रही है कि कब हुआ ये बताने की, लेकिन क्या रिकवरी और तमाम सॉल्यूशन पर भी जोर हो रहा है? ठीक है सर, ठीक है सर, मुझे डिबेट यही खत्म करनी पड़ेगी सर। मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। सरकार के अच्छे काम का स्वागत होना चाहिए। चलिए सर, अब वो वक्त भी जाया हो गया। चलिए सर, चलिए ठीक है, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल इजाजत नहीं है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, हम बातचीत को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे सर। ऑडियो डाउन हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और उसके लिए। लेकिन बात यहीं पर है कि असल जो कॉज है, असल जो वजह है, उसको कौन देख रहा है? जिम्मेदार तलाशने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन जो चोरी हुई उसको ठीक कैसे की जाएगी? जो पैसा डूबा उसको रिकवर कैसे किया जाएगा? जो लोगों का पैसा जाने का खतरा बना हुआ है वो कैसे ठीक होगा? और सिस्टम के ऊपर जो सवाल खड़ा हुआ है, सिस्टम कैसे दुरुस्त होगा? यह सवाल शायद किसी के लिए माने नहीं रखता। आज का मुद्दा में बस इतना ही।